हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भी हम लोग दोस्तों स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं और इस स्टैटिक जीके के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे, जिनकी भी वैकेंसी आने वाली है, या तो आप एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आज का क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा पिछली बार एसएससी जीडी कांस्टेबल का, तो उसमें से जो जीएस के क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा और आप जो जितने क्वेश्चन जीएस के आप नहीं जानते होंगे, दोस्तों मैं उन सारे क्वेश्चनों का संग्रह करके मैं लाया हूँ, ठीक है। और जो भी मेरे भाई हैं जो अभी ट्रेड्समैन का जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी आज का क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस तरह की क्लास कर करके अपनी जीएस को और ज़्यादा बूस्ट करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, साइंस का है क्वेश्चन। सोनार का पूरा नाम क्या है? क्या चीज़ का? सोनार का, SONAR। तो दोस्तों सोनार का पूरा फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन। चलिए मैं इसे लिख देता हूँ, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन को हटाता हूँ, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दोस्तों बताता हूँ सोनार का यूज, ठीक है, कि सोनार होता क्या है। तो एक्चुअली में दोस्तों जो भी वस्तुएं समुद्र के नीचे पड़ी होती है दोस्तों, उन सभी वस्तुओं का पता लगाने और पनडुब्बी जैसे चीज़ों का पता लगाने के लिए सोनार नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है? सोनार नामक। दोस्तों इस सोनार में हाई फ्रीक्वेंसी का पराश्रव्य तरंगों को इस सोनार नामक यंत्र से हाई फ्रीक्वेंसी का पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के ऊपरी सतह से भेजा जाता है और ये दोस्तों पराश्रव्य तरंगें समुद्र के तल के नीचे में पड़ी वस्तु से टकराकर वापस लौट आती है। तो दोस्तों सोनार के माध्यम से हमें पता चल पाता है कि हाँ ये वस्तु यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो सोनार के माध्यम से दोस्तों इस सोनार में दो उपकरण लगे होते हैं। कौन कौन सा? एक रहता है दोस्तों ट्रांसमीटर और एक होता है डिटेक्टर। चलिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इसे लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या किया जाता है? इस साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में हाई फ्रीक्वेंसी का यानी कि उच्च आवृत्ति का पराश्रव्य तरंग। मैं दोस्तों जो भी बोलूँगा आप मेरे थोड़ी सी बातों में ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं जितना बोलूँगा उतना मैं लिखूँगा नहीं और मेरा एक भी बात व्यर्थ नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग नामक यंत्र में उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को भेजा जाता है, ठीक है, समुद्र के ऊपरी सतह से। और ये कहाँ पे जाता है दोस्तों? तो समुद्र के नीचे पड़ी वस्तु से टकराकर इस पराश्रव्य तरंगें जब वापस लौटती है तो हमें आभास हो पाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ नीचे पड़ी हुई है, ठीक है। अगर मैं दोस्तों बात करूँ कि इसमें कौन कौन से यंत्र लगे होते हैं, तो दोस्तों इसमें दो यंत्र लगे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक है दोस्तों ट्रांसमीटर दोस्तों लगा होता है और एक है दोस्तों डिटेक्टर। दोस्तों इन दोनों उपकरण की मदद से हम समुद्र में पड़े नीचे वस्तु की दिशा, दूरी और गति को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं इसे इरेज करता हूं और हम लोग बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए, इसी सोनार से रिलेटेड है। अगर आपने पहला मेरा क्वेश्चन का एनालिसिस ठीक से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे जाएंगे। एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या हैं जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने में किया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि उस सोनार नामक यंत्र में दो चीज़ें लगी होती है, दो उपकरण लगी होती है। एक है दोस्तों ट्रांसमीटर और एक है डिटेक्टर। वही दोनों यानी कि ट्रांसमीटर और डिटेक्टर दोनों की सहायता से समुद्र के तली में पड़ी नीचे वस्तुओं का दिशा, दूरी और गति को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है? देखिए,
हिस्ट्री से क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या है। दोस्तों अभी यूट्यूब में लोग क्या कर रहे हैं, बस सिंपली क्वेश्चन लिख देंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। आपको भी लगेगा अरे भाई 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, मुझे ये क्वेश्चन आती है। नहीं, अगर आपको ये सारी टूचू क्वेश्चन आती है और अगर आपको इसके अलावा और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आती है तो दोस्तों आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगी दूसरों की अपेक्षा। जिनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है उन्हीं में जो ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वही टुच्चू में क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्या है देखिए, तो दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उस पत्रिका का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी सी डिटेल, ठीक है। अगर मैं बात करूं, चलिए मैं पहले इसे लिख देता हूं, कौन सा है दोस्तों, इंडियन ओपिनियन। अगर मैं दोस्तों बात करूं जन्म का, तो महात्मा गांधी का दोस्तों जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। दोस्तों इनकी जन्म तिथि पर पूरे भारतवर्ष में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस दोस्तों, अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगर मैं दोस्तों बात करूं इसकी मृत्यु की, ठीक है, तो महात्मा गांधी की दोस्तों मृत्यु कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। दोस्तों हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस, शहीद दिवस मनाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग कुष्ठ दिवस भी मनाते हैं। कब, तो 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं इनके विवाह का, तो दोस्तों जो महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में हो गया था और महज इसका सक्सेस का कारण नहीं था, उनका ध्यान कहीं भटका नहीं, ठीक है। तो 13 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी का विवाह हो गया था। और दोस्तों जो इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, वो जानते हैं इनसे कितनी छोटी या बड़ी थी, 6 महीने की बड़ी थी महात्मा गांधी से, ठीक है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है, कस्तूरबा गांधी, जो महात्मा गांधी से 6 महीने के बड़ी थी, ठीक है। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि ये जो दक्षिण अफ्रीका कब गए और क्यों गए, ठीक है, तो दोस्तों सन 1893 में गुजरात का एक व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या था, दादा अब्दुल्ला। तो सन 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला की केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका चले गए। कब, 1893 में। और वे लगभग दोस्तों वहाँ पे 21 वर्षों तक रहे और 9 जनवरी 1915 को फिर वापस वो भारत लौटे थे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका कब गए, दक्षिण अफ्रीका कब गए दोस्तों, तो आपका आंसर होगा 1893 में दादा अब्दुल्ला की केस लड़ने, ठीक है, दादा अब्दुल्ला की केस लड़ने में, ठीक है। ये दोस्तों एक गुजराती व्यापारी है, ठीक है। दोस्तों वहीं पे अफ्रीका में ही रहते हुए महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक किताब लिखा था। और कितने भाषा में दोस्तों इन्होंने लिखा था, तो 4 भाषा में लिखा था। आपको इन चारों भाषाओं का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना है कि जो इंडियन ओपिनियन नामक जो पत्रिका थी वो कौन सी भाषा में छपी थी। तो दोस्तों पहला था गुजराती, ठीक है, एक है दोस्तों हिंदी, उसके बाद है दोस्तों तेलुगु और एक है दोस्तों इंग्लिश, ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन नामक जो किताब है वो गुजराती, हिंदी, तेलुगु और इंग्लिश भाषा में छपी थी, ठीक है। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस लौटे थे, लगभग 21 वर्षों के में रहने के बाद, 21 वर्ष रहने के बाद 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दोस्तों जिस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे उस दिन भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है। तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस हम लोग मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। दोस्तों आप जिस भी क्वेश्चन को पढ़ें
आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड उससे सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानने का प्रयास ज़रूर करें। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों का अपने खुद से रिसर्च नहीं करते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस या तो अपनी स्पीड को ज़्यादा कर लें, 1/5 का कर लें, ठीक है। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूँ और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं जो भी आपको बताया कॉन्सेप्ट, अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को ठीक से देखा होगा, समझा होगा, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे जाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो कितने वर्ष रहे, गए कब थे? 1893 में गए थे और लौटे कब थे? 1915 में। तो लगभग उन्होंने 21 वर्ष तक रहा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। कितना वर्ष तक रहे? तो 21 वर्ष तक रहे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं क्वेश्चन को आज ऐसा सीक्वेंस में लाया हूं ताकि मैं एक क्वेश्चन का आपको उसका पूरा कंटेंट में बताऊं और दूसरी क्वेश्चन उसी से मैं रिलेटेड दे दूं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? सोचिए, गांधी जी ऐसा महान व्यक्ति को भी ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो दोस्तों जब महात्मा गांधी भारत से 1893 ईस्वी में वही गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला की केस लड़ने के लिए जा रहे थे दोस्तों साउथ अफ्रीका, उस समय दोस्तों उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट कटवाया था, ट्रेन से प्रथम श्रेणी का टिकट कटवाया था। लेकिन उनके गोरे ना होने के कारण उन्हें प्रथम श्रेणी से बाहर कर उसे जनरल डिब्बों में भेज दिया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन की, ठीक है। तो उन्हें जनरल डिब्बों में भेज दिया। तो महात्मा गांधी ने इनका पूरा भरपूर विरोध किया कि अगर मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है तो आप मुझे जनरल डिब्बों में क्यों भेज दे रहे हैं? तो दोस्तों महात्मा गांधी के विरोध करने के कारण जो दक्षिण अफ्रीका के जो वासी थे, जो वहाँ की पुलिस प्रशासन व्यवस्था थी, उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया था महात्मा गांधी जी को, ठीक है। तो कौन सा रेलवे स्टेशन की यह घटना दोस्तों? तो आपका आंसर होगा पीटर्सबर्ग की घटना है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस कहानी को सुन लिया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? तो दोस्तों भारत में 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संगठित किया गया। कैवां? तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। दोस्तों इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ऐसा प्रावधान किया गया कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक पंचायत का गठन होगा, कि भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत होगा, ठीक है। दोस्तों 1957 में, चलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, अगर मैंने आर्टिकल 40 की बात कहा तो अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है कि क्या होगा दोस्तों? पंचायत का व्यवस्था किया गया है प्रत्येक राज्य में, ठीक है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इसका व्यवस्था कैसे किया गया और कौन सी समिति के सिफारिश पर किया गया, तो दोस्तों 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन का सिफारिश किया गया। क्या मैंने आपको बताया? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन करने का सिफारिश किया गया, ठीक है। चलिए मैं इसे लिखता हूँ, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, ठीक है, 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश किया गया। त्रिस्तरीय का दोस्तों बलवंत राय मेहता का कहना था कि क्या कहना था कि ग्राम स्तर पर क्या होगा? ग्राम पंचायत होगा। क्या होगा भाई? ग्राम पंचायत होगा, ठीक है। मध्यम स्तरीय पर क्या होगा?
मध्यम स्तर पर क्या होगा, और एक दोस्तों उच्च स्तर पर क्या होगा, उच्च स्तर पर क्या होगा। तो दोस्तों मध्यम स्तर पर है पंचायत समिति, ठीक है, और दोस्तों उच्च स्तर पर है जिला परिषद। मैं दोस्तों जो एक एक बात बोलूँगा आप मेरा बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति जब 1957 में पूरे भारतवर्ष के लिए त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी सिफारिश के आधार पर, ठीक है, सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर ज़िले में, कहाँ पे, सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर ज़िले में 2 अक्टूबर 1959 को पहला पूरा भारतवर्ष का पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 अक्टूबर 1900, ये दोस्तों अक्टूबर है, ठीक है, 1958 को 59, सॉरी दोस्तों 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, राजस्थान के नागौर ज़िले में, कहाँ पे, राजस्थान के नागौर ज़िले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया। इसलिए आंध्र प्रदेश है ना दोस्तों, वो राजस्थान के बाद पूरे भारतवर्ष में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला दूसरा राज्य बन गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दूसरा राज्य कौन सा है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला, तो आंध्र प्रदेश है। कौन है मेरे भाई, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा कर देखें या तो अपने नॉर्मल स्पीड से आप देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए। और दोस्तों आप इस छोटे छोटे क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करें। दोस्तों जितने बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं उतने ही ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन करवा कर छोड़ देते हैं और आपकी डाउट को क्लियर नहीं करते हैं। तो बस आप मेरा चैनल से जुड़ जाएँ, ठीक है। और आप यकीन मानिए कि 1 महीना में 2 महीना में इस तरह की छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाली है, आप विश्वास माने। दोस्तों अगर आपने इस क्वेश्चन का एनालिसिस ठीक से सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और डैश में प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको कहाँ बताया, तो राजस्थान में। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को। किसने इसका उद्घाटन किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राजस्थान को देख दूसरा राज्य कौन भी दोस्तों अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था, तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप बोल रहे हैं कि ये मोबाइल में दिखता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा वाइट बोर्ड है, इसीलिए हमें एक और फ़ोन की सहायता लेनी पड़ती है जहां हमें क्वेश्चन विजिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए यूरोप, ऑप्शन नंबर बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर होगा क्या, एशिया, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, अगर मैं दोस्तों बात करूं कि सर्वाधिक देशों वाला कॉन्टिनेंट कौन है, दोस्तों आप इस तरह का कंटेंट और कहीं नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपकी कॉन्सेप्ट सबसे अलग होगी। दोस्तों सबसे ज़्यादा है अफ्रीका का, अफ्रीका का सबसे ज़्यादा है। अफ्रीका के बाद है दोस्तों यूरोप का, यूरोप के बाद है अपना कॉन्टिनेंट एशिया का। दोस्तों ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा एक उत्तरी अमेरिका, तो मैं उत्तरी अमेरिका का भी मैं बात करूँगा। ठीक है, आपको ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, आप डरे नहीं। उत्तरी अमेरिका, उसके बाद है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका,
अगर मैं उत्तरी अमेरिका को बता ही दे रहा हूँ तो दक्षिणी अमेरिका को भी बता दूंगा। दोस्तों अफ्रीका में कुल देशों की संख्या है कितना, तो आपका आंसर हो जाएगा 54। ठीक है। अब मैं दोस्तों बात करूंगा यूरोप में, तो यूरोप में कुल कितनी कंट्रीज़ है, आपका आंसर होगा 51। ठीक है। अब बच गया एशिया। मेरे भाई एशिया में कितना है, 50 से कम है क्या? नहीं, एशिया में 50 है दोस्तों। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में दोस्तों कुल 23 देश हैं। कितने? कुल 23 देश हैं। और अगर मैं बात करूं दक्षिणी अमेरिका में, तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में कुल 12 देश हैं। ठीक है। तो दोस्तों आप इसे नोट डाउन करना चाहेंगे तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। दोस्तों वीडियो जब ज़्यादा लंबी होती है तो बहुत लोग देखते नहीं हैं, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन ला नहीं पा रहा हूँ जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। आप मेरा वीडियो में रिस्पॉन्स दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने का प्रयास करूँगा। और ये दोस्तों मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में ए.यू. ह्यूम ने किया था। ए.यू. ह्यूम कौन था? तो एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है दोस्तों, जब इसका गठन किया गया था, तब जब इसका पहला अधिवेशन हुआ। अब इसका पहला अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में स्थित एक था दोस्तों कॉलेज। कौन सा कॉलेज था? तो आपका आंसर होगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। क्या? बम्बई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। और उस अधिवेशन में दोस्तों कुल 72 लोगों ने भाग लिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 72। ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन को हटाता हूँ और आता हूँ सीधे इसका कंटेंट पे। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इंडियन नेशनल कांग्रेस का INC में लिख देता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों 1885 में हुआ था। कौन किए दोस्तों? तो ए.यू. ह्यूम किए थे। ठीक है। जो इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो बम्बई में स्थित, कहाँ हुआ था? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ठीक है। इसका दोस्तों पहला बैठक हुआ था। दोस्तों जब इसकी पहली अधिवेशन हुआ था उस समय इसके अध्यक्षता कौन थे, मतलब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आपका आंसर होगा W.C. बनर्जी। क्योंकि दोस्तों उस अधिवेशन में सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति थे वही थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। तो उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया गया। तो पहला अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा W.C. बनर्जी, जिसका फुल फॉर्म होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर मैं दोस्तों यहीं पे बोलूं कि इस अधिवेशन का महासचिव कौन थे, तो दोस्तों इस अधिवेशन का महासचिव ए.यू. ह्यूम ही थे। ठीक है। महासचिव कौन थे? महासचिव। तो आपका आंसर होगा ए.यू. ह्यूम ही थे। ठीक है। चलिए मैं ज़्यादा इसे नहीं रखता हूँ, अब मैं इसे यहीं पे ख़त्म करता हूँ। एक दिन में दोस्तों आप सभी को इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूरा अच्छा से मैं पढ़ाऊँगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहे तो, मज़ा ना आए तो कहना। तो दोस्तों मेरा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।